एक बार अपना नाम आप फिर से दोहराएं। सुंदर कुमार आर्य। तो सुंदर कुमार आर्य जी, आपका एक तो मुझे समझ में आया है कि आप पेंशन धारी हैं और जी। अध्यक्ष भी हैं। तो आप कहाँ पे निवास करते हैं और किस स्तर के जिला अध्यक्ष हैं आप? जिला अध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं जिसका अध्यक्ष हूँ। पंजीकृत संस्था है हमारी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला? ये विदा उस एम के दो वाले ग्रुप में देखा मैंने आपको। अभी मेरे वैसे भी मेरा उस पे भी आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने आपको अच्छा, अच्छा। उस पे। ओके। और इस पे भी मैंने अभी एम के दो ग्रुप को देख रहा था, तो उसमें भी आपका था ये क्राइम फ्री इंडिया का अच्छा। टोल फ्री नंबर उस बहुत समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने क्या थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत को कुछ जाना या समझा है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं तो अभी तक नेशनल क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में नेशनल डायरेक्टर था, इंटेलिजेंस विंग का। जो भी आप ब्यूरो है उसके माध्यम से आप उसके क्या उद्देश्य हैं और किस हद तक उन उद्देश्यों को आप ज़मीन पे उतार पा रहे हैं? उस पे अभी हमारा, अभी हम जल्दी में जुड़े थे, फिर उनसे एक बार हमारी वार्ता हुई थी, जो हमारे चीफ हैं डीजी, हाँ, हाँ। समझे ना। और उसके बाद उन्होंने एक उनकी प्लान ये थी, मेरी जब उनसे चर्चा हुई वहां पे विस्तार से, कि हम ग्राम लेवल तक अपने स्वयं सेवक भर्ती करेंगे, ओके। जो क्राइम की रिपोर्ट करेंगे सीधे, क्योंकि ग्राम लेवल पे पुलिस का कोई बहुत अच्छा संगठन नहीं है सरकारी। और उनके माध्यम से हम, कोई चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो और कोई क्राइम हो, हाँ, हाँ। लोकल आदमी को ज्यादा जानकारी होती है, तो उन लोगों को हम करके अपनी पुलिस से टाई अप करेंगे ऐसे में। लेकिन तो आपको ये बात समझ में लेकिन आई है कि आपके पास वही पुलिस है जो अंग्रेजों ने 1861 की पुलिस एक्ट के माध्यम से पैदा की है? वो और बात तो आपकी सही है। और मैं तो वो उस जो एनजीओ की बात वो कर रहा हूँ एक जिसमें नेशनल डायरेक्टर आज तक हूँ मैं। मेरी प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए मुझे। वो आप पूछ ही रहे थे, वरना मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका भी वही ऑर्गेनाइजेशन है, उसी उद्देश्य के लिए मैं भी उससे ही जुड़ा था। क्योंकि आपने चर्चा कर दी इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था, उन्हें बताना उचित नहीं समझ रहा था। हाँ, हाँ। उनका ये प्लान थी, है ना। और हमने उनसे सारी चर्चा करी। अब किसी वजह से वो फिलहाल इस समय एक्टिव नहीं है, कोई पारिवारिक उनकी क्या परिस्थिति है मैं नहीं जान पा रहा। वरना हमारा लक्ष्य ये था कि हम एंटी करप्शन ये कार्य करेंगे और जो सफलता मिलेगी। लेकिन अब वो देखिए, आप ये काम अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकते हो। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। जी नंबर जी वन, एक तो आपके संगठन को कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, राइट। दूसरी बात है, हमारी पुलिस जो है गुलाम भारतीय गुलामों पर अत्याचार करने के लिए बनाई हुई पुलिस है, जिसकी जड़ें भी भ्रष्टाचार में हैं, जो अपने जी विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है और बलशालियों से, धनपतियों से और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करती है। ऐसी पुलिस जी से जी आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं और क्या अपेक्षा की जाना संभव है? ये बात हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगी। जब ये तक समझने की बात आप जो कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कीजिए। ये तो मदर ऑफ क्राइम हो रही है आज। पुलिस, जो हमारी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है, ये इस तो मदर ऑफ क्रिमिनल्स हो रही है। हाँ, अपनी बात जारी मदर रखिए। ऑफ क्रिमिनल्स क्यों नहीं होगी? जब आपके राजनेता क्रिमिनल्स हैं और हमारे जी पार्टियां एब्सोल्युटली। दुष्टतापूर्वक सिर्फ क्रिमिनल्स जी को ही टिकट देती हैं। देखिए, जी जी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और जी उसका जो जी है मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि कोई विशेष निर्णय नहीं लेता है, सचरित्र भी होना हम्म जरूरी है और साक्षर होना भी जरूरी है। तब ये
हमारे राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता भी हैं और हमारे भाग्य विधाता भी हैं, यह अनपढ़, गंवार, निर्लज, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? राइट? जी, तो एब्सोल्युटली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, माना और स्वीकार किया और कहा कि भाई इसमें कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट में निहित है। तो मैं भी आपकी तरफ से जो है पार्लियामेंट से निवेदन करता हूँ कि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में थोड़ा सा संशोधन कर दें, जिससे अपराधियों को टिकट की पात्रता ना रहे। बहुत साधारण सा वो था। और ये तीनों के तीनों PIL पिछले 8 साल में लगी हैं, तो एक ही प्रधानमंत्री थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। राइट? और माननीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने वाले, कड़े डिसीजन लेने वाले निर्णय हैं, लेकिन 56 इंच के सीने के इस व्यक्ति का हृदय नहीं पसीजा। उसने कानून का संशोधन करने के बारे में कोई विचार नहीं बनाया। राइट? इसके जस्ट उल्टे चलते हुए इस व्यक्ति ने संवैधानिक पद की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधियों को ही टिकट दिया। देखिए, मैं इसको आंकड़ों से सपोर्ट करता हूं। 2019 की जो पार्लियामेंट घटित हुई है, जो अभी चल रही है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने एडमिशन के हिसाब से, उनका अपना जो एफिडेविट है उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। कितने? 42%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। राइट? और इसमें से नहीं, मैं इतने परसेंट भी नहीं मिली जितने क्रिमिनल भर्ती कर दिए इन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, मतलब हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, रेप, जैसे जो आप देख रहे हैं कि बृजभूषण जी उसी कैटेगरी के एक व्यक्ति हैं। राइट? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल तो नहीं पसीजा, जमीन में उन्होंने इसका उल्टा किया। आपको मालूम है कि अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में ही आप रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही आप पद हासिल किए हुए हैं। उस उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें उनके एफिडेविट के हिसाब से 205 व्यक्ति अपराधी हैं, विच इज़ 51%। तो अब अपराधियों की संख्या ने 50% का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। अब मेजॉरिटी उनकी है। राइट? अब आगे सुनिए। अभी जो है 10 मई 2023 में जो कर्नाटका में चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, उनमें से 55% MLAs अपराधी हैं और 90% करोड़पति। तो अच्छे लक्षण है, दिन प्रतिदिन अच्छी उपलब्धि हो रही है। बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनका चुनाव होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और सभी अपोजिशन वाले अपने पुराने चरित्र को दोहराते हुए यह 60-65% तक तो ले ही जाएंगे। और जब 2024 में मेंबर जो है ना पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो अपने इसी चरित्र को कायम करते हुए वो इसे 75% तो ले जाएंगे। और जब अपराधी ही आपके नेता होंगे, कानून बनाने वाले होंगे, तो आप लोग अपने चूतड़ों को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जूते लाते हैं और ज़्यादा लगने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आपकी संस्था, जिसके कोई कानून का हक नहीं है, यदि आप ज़्यादा 3-2-5 करेंगे तो आपके विरुद्ध जो, देखिए, आपके पास एक तरीका है कि लोगों से और पुलिस वालों से संपर्क पैदा करके दलाल बन जाइए, पुलिस वालों को खिलाइए और लोगों का काम भी करा दीजिए। एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट? और दूसरा ऑप्शन है कि आपने ज़्यादा 2-3-2-5 की और आपने जो है ना उनके रास्ते के और उनके भ्रष्टाचार में यदि आप बाधा बने, तो वो आपको इतने केसेस से लाद देंगे कि आप जो है ना भूल जाएंगे कि आप किस संस्था के सदस्य हैं। घर से निकलना भूल जाओगे, बताना भूल जाओगे संस्था। मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस संस्थान से भी आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए। यदि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ेंगे और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं,
उनको जो है ना जोड़ेंगे। और इसमें 21 महालक्ष्य हैं। ये देश को बदलने वाला भारत है। ये जी इतना बड़ा मॉडल है कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मतदान के पहले, मतदान के पहले इतना पावरफुल मॉडल है। और इसके जी 21 लक्ष्यों के तहत जो अभी भी इन दुष्ट राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेज, जो कि इतने डरे हुए थे क्योंकि वहाँ चारों तरफ बगावती तेवर थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्तों पर समझौता अपने किया। देश के साथ समझौता करते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। और आपके ऊपर गुलामों के जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोप रखे हुए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को कतई शर्म नहीं आती है। आती है? हाँ, कहीं नहीं आती कि शान से घूम रहे हैं, शान से घूम रहे हैं और फर्स्ट क्लास हैं। और अब तो जो नहीं है, कोई अब तो सर्दी स्थिति की सुविधा ये स्वर्ग। है, अब तो स्थिति ये है कि हम द्रौपदी जी से कह रहे हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धुत पर बिछाए बैठे शकुन, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूरत भी है वक्त की जरूरत भी है। तो अब हम चाहते हैं, जब हमने आपको इतना अच्छा मॉडल दे दिया है जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए, जिसमें किसी के सामने अर्जी नहीं लगाना है, दुष्ट पुलिस के पास नहीं जाना है और अपनी ही विधिक जिम्मेवारी आप पालन कर सकते हैं। सेक्शन 39 के तहत हर भारतीय को ये जिम्मेवारी है कि उसके पास जो भी यदि संवैधानिक की सूचना मिलती है तो हम ऐसे जाके पुलिस वालों को ना दें, हम क्राइम जी फ्री भारत के मॉडल के माध्यम से लिखित रूप में दें। और उसकी भाषा भी हमने दी है। भाषा बड़ी साधारण है। क्या है? हमारे विधान सीआरपीसी के धारा 39 के तहत हम पर ये जिम्मेवारी कानून ने सौंपी है कि हमारे संज्ञान में यदि कोई जो संज्ञेय अपराध आता है तो उसे पुलिस को संसूचित करना मेरी विधिक जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन ना करने पर मुझे जेल भेजा जा सकता है। राइट? अरे उसी विधिक जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए मेरे संज्ञान में ये अपराध आया है जो नीचे लगा है, जो इन धाराओं का अपराध है। मैं जी थाना प्रभारी अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी भी इसी विधान के तहत, इसी सीआरपीसी के तहत 154 में 154(1) में विधिक जिम्मेवारी है कि अपराध का पंजीयन कर विवेचना करें। मैं आपको अपने विधिक जिम्मेवारी निर्वहन करने का अनुरोध करता हूं, अन्यथा आगे क्या करूंगा उसकी पीछे बैकएंड पे पूरी लिस्ट डली रहेगी कि आगे हम ये करने वाले हैं। इसके आगे जो है 154(3) में यही जिम्मेवारी एसपी की है। और ये एसपी को बहुत ही ओरिजिनल इसमें मैंडेट दिया गया है। अभी क्या होता है कि आपकी कोई रिपोर्ट होती है और आप करते हैं और आप शिकायत भी करते हैं तो एसपी उसी थानेदार को भेज देता है कि नहीं भेज देता है? हाँ, वही होता है, वही बिल्कुल सही कह रहे और वो जो है आपको जूता लगाने के लिए पहुंच जाता है, आपको गाली भी देता है, कहता है साले ऐसी कम तैसी कर दूंगा। करता है कि नहीं कहता है? हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही। जबकि जो है जबकि ये सेक्शन कहता है, ये सेक्शन जो है ना एसपी को अधिकार देता है कि या तो वो स्वयं संज्ञान ले सकता है, खुद विवेचना कर सकता है, राइट, या वो अपने किसी भी अधीनस्थ को, उस थाने की जरूरत नहीं है, उस थानेदार की ज़रूरत नहीं है, उस डिप्टी एसपी की ज़रूरत नहीं है, उस एडिशनल एसपी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इवन अपने किसी भी अधीनस्थ को, उसकी रैंक भी नहीं बताई गई है, मतलब वो हवलदार भी हो सकता है, वो अपने कार्यालय के यदि हवलदार को ये जिम्मेवारी देता है तो उस हवलदार को भी इस केस में, जिस केस की वो आपने शिकायत की है, विधिक जो है वो थानेदार का जो सभी अधिकार उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो हवलदार उस थाने में जाके अपने हस्ताक्षर से एफआईआर काट सकेगा, उसे इस थानेदार से अनुनय विनय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को अपने विधिक
चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। अब मजबूर करिए कि बिल्कुल। यदि एसपी अपना काम नहीं करता है तो एक हम प्रशासनिक तौर पे उसे फॉलो अप कर सकते हैं, दूसरा विधिक रूप से भी फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे 156(3) में यही जिम्मेवारी माननीय न्यायालय की है, और न्यायालय जो जी है उसके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है कि पुलिस को जो है यदि एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो अपने क्षेत्र के थाने को जो है ना ये आदेश दे सकता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो। सामान्य केस में विवेचना के दौरान मजिस्ट्रेट को विवेचना में इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जी यदि जी यदि इस पर्टिकुलर केस में जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश से अपराध पंजीबद्ध हुआ है वहाँ उसको जी। सुपरविजन का अधिकार भी मिल जाता है। तो कोर्ट को। कोर्ट जो है ना कितना पावरफुल हो गया। अब हमें कोर्ट को अनुरोध करना चाहिए, भाई साहब आप संज्ञान का आदेश दीजिए और फॉलोअप भी करिए कि पूरा काम पुलिस ठीक ढंग से करे, राइट। जी जी अब मान लो यदि जी वो मजिस्ट्रेट भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो 482 सीआरपीसी के तहत यही जिम्मेवारी हाई कोर्ट को दी गई है। अब अज्यूम करिए हाई कोर्ट भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो यही जिम्मेवारी जो है किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने रहेगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 6 जजमेंट दिए हैं, जिसका निचोड़ ये है कि जो 154 में सेटिस्फेक्शन वाला वर्ड है, इट इज़ नॉट ए प्लेजर डॉक्ट्राइन। तो यदि मजनून से संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस को पंजीबद्ध करना चाहिए, राइट। और यदि वो ऐसा जी नहीं करती है तो उसको PIL भी लगा सकते हैं और हम उसमें कॉन्टेम्प्ट पिटीशन भी लगा सकते हैं कि इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अब ये बताइए, जी कायदे से जब अभी जो जंतर मंतर पे बिटियां बैठी थीं और जी जी। दुष्टापूर्वक पुलिस ने अपराध पंजीयन नहीं किया तो उन्हें भगा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पालन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को ही पूछ लेना चाहिए था ना कि आपने क्यों कायम नहीं किया है। क्या आपने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट नहीं किया है क्या, और उस पुलिस को फिक्स कर देते। या सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि सरकार के कहने पे तो सब कुछ हो ही रहा है, अन्यथा जो है यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसे पुलिस वालों को संविधान के आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस कर देता। अब बताओ, आपकी संस्था जो मैं बता रहा हूँ उस रूट को यदि हम डिजिटली फॉलो करें और आगे चल के हम इसके जो है ना पूरे डिटेल करके अपोजिशन के विधायक को दे दें और अपोजिशन का विधायक कहेगा कि देखिए आपके व्यक्ति ने जो है ना अपनी वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, आप उसे सस्पेंड करेंगे, तो दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? दबाव बनेगा, कार्रवाई भी होगी, पहचान भी होगी अपनी, और अच्छा, कोई हमसे लड़ने भी नहीं आएगा। इतना नहीं है और इसके आगे भी है। ये जो जिम्मेवारी है ये स्टेट अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, संविधान ने ये जिम्मेवारी उसके ऊपर थोपी है। किसके ऊपर थोपी है? राज्य सरकार के स्टेट ऊपर। को। कहाँ से थोपी है? संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 की एंट्री 2 पुलिसिंग है। जब 80-90% केसेस में थाने से आपको भगा दिया जा रहा है और 80-90% ही केस जो है पैसे लेके बाहुबलियों और राजनेताओं के कहने पे फर्जी कायम किए जा रहे हैं और 2 फर्जी बयान काट के एक मासूम लोग जिसको बाहर रहना चाहिए उसको जेल डाल दिया जा रहा है, तो क्या ये राज्य सरकार की लिस्ट 2 की एंट्री 2 की फेलवर नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं। फेलवर मानी जाएगी और इस फेलवर को ज़मीन पर चेक करने का एक बड़ा पावरफुल सिस्टम बनाया गया है, वो है गवर्नर का इंस्टीट्यूशन, राइट। गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि हमारी राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, राइट। और यदि वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है तो इसे संविधान की मशीनरी की फेलवर मानी जाएगी और ऐसी राज्य सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। तो हम ये जितने भी आंकड़े जो है यदि हम इस क्राइम फ्री भारत के पूरे इंजन के माध्यम से पूरे देश में करते हैं तो हम इन राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कराने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। और ये मोटी खाल के लोग जिसमें कि गवर्नर भी सम्मिलित हैं, ये तो कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन 2024 में जब अपराध मुक्त भारत मिशन अपनी सरकार फॉर्म करेगा
तो इन सब रिपोर्ट के जी आधार पर इन सभी सरकारों को डिसमिस कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर सकता है, कर देगा, करने में सक्षम है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि हमें ये घटिया व्यवस्था बदलना है तो इन दुष्टों के सामने अर्जी लगाना बंद करें, हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में जाएं और जितने भी ये हमने आपको विधाएं बताई हैं, जितनी भी अकाउंटेबिलिटी बताई है, उसके तहत हम इनको फिक्स करें और बीच में ही हम लोगों को जोड़ते जाएं और लोगों को जोड़कर जो है, जो क्राइम फ्री भारत का इंजन है, कि यदि हमने सिर्फ 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन तक काम कर दिया तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे और हम जो है छत पर चढ़ के थाली बजाकर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे चंद्रगुप्त को सर्टिफिकेट भी दे देंगे, विधायक का टिकट भी दे देंगे, जीतने का संकल्प भी ले लेंगे। तो बताओ, ये सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, टिकट बनने की सोचेंगे नहीं। और तो आपके इसमें जो मैं जोड़ने की, आप देखिए प्लीज, मैं जोड़ने की, और आप ये बताइए कि आपके जो उभरते हुए चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त कौन है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा? तो उसका चेहरा भी जी जी स्पष्ट नहीं है। क्राइम फ्री जी, भारत अभी तो क्राइम फ्री भारत का जी, प्रतिनिधि पहुंचेगा और आपने क्या नाम बताया था? सुंदर कुमार आर्य। सुंदर कुमार आर्य जी के पास पहुंचेगा और कहेगा कि सुंदर कुमार आर्य जी, ये जो आपका ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपने इतने लोगों को जोड़ा है और आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान है, लिहाजा मैं आपको चंद्रगुप्त का घोषित करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और चंद्रगुप्ती अभिनंदन पत्र आपके हाथ में थमा देगा और दूसरी जेब से निकाल के आपको विधायक का टिकट दे देगा। और ये जो सदस्य की शपथ है वो कह रही है कि हम जो है, जैसे ही हमारा चंद्रगुप्त नोटिफाई होगा, हम छत पे चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि जो मिस्टर मौर्य हैं, सुंदरलाल मौर्य जी, हम उनको जो है संकल्प के साथ जिताएंगे और उनका जो है पोलिंग बूथ फलाने पे ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक पे नाम है, हम उनका बटन दबाएंगे और जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी, यदि वो हमारे चंद्रगुप्त मिस्टर मौर्य की है तो भी हम एक शपथ पत्र जो है अपने हाथ से लिख के उसको फ़ोटो कॉपी करके और प्लस का साइन दबा के इसी ऐप से हम अपलोड कर देंगे। और यदि पेपर ट्रेल जो है किसी दूसरे की है तो फिर हम यही शपथ पत्र जो है पोलिंग अधिकारी को लिखेंगे कि अभी अभी मैंने वोट दिया है और मैंने अपने चंद्रगुप्त मिस्टर मौर्य को वोट दिया है और पेपर ट्रेल जो है ना कमल के फूल की गिरी है, इसका मतलब है कि ये मशीन बग्ड है, लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, इसकी बगिंग करने के लिए जो भी जिम्मेवार है उसे जेल में चढ़ाया जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। और उसी की जो है फ़ोटो लेके प्लस के साइन से जब आप इसी अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप पर अपलोड कर देंगे तो वो उसी समय हमारे पास पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? विद इन नो मोमेंट पहुंच जाएगी। उसका प्रिंट आउट लेके हम उनको उसका प्रिंट आउट लेके हम उसको उसी समय, हाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। और मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर शायद जो है ना कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि वो भी किसी के एहसानों में दबे हुए हैं, तो साथ में कोर्ट में भी एक अर्जी लगा देंगे। अब बताइए वो चुनाव रद्द होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से रद्द होगा। और जो लोगों ने मशीन में गड़बड़ी की है वो जेल जाएंगे कि नहीं जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा कोई। और आगे चल के मैथिली शरण गुप्त तो वहाँ पहुँच जाएंगे तो 311(2) में उसे जो है ना नौकरी से भी निकाल देंगे। जी जी, आप बताइए, क्राइम फ्री भारत को सत्ता में आने पे और 21 लक्षों सहित इस देश को बदलने से कोई रोक पाएगा? नहीं, समय भले ही लग जाए लेकिन रोक नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है इन दुष्टों से टक्कर लेने में, लेकिन कोई बदल नहीं पाएगा। हम आगे होने चाहिए। तो आप जो है इसमें क्या व्यवस्था में पूरा अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और क्या आप जो है कोई पद स्वीकार करके कोई जिम्मेवारी का काम करना चाहेंगे? क्योंकि अब मुझे हमारे साथ प्रॉब्लम अब यह है कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते। नहीं, मैं अभी इसीलिए आपसे ये नहीं कह रहा कि देखिए, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ। जी आपसे मेरी कोई और जब मैंने आपको सुना नहीं था, समझ रहे हो। अब तो मैंने आपको बहुत कुछ सुन भी लिया है, आपके मिशन को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जान भी लिया है। तो एक तो मैं आपसे जुड़ा तो हर समय रहूंगा ही, हर हाल में। अब रही
मुझे आप अभी आपके क्या आपका पद का स्ट्रक्चर है? देखिए देखिए मैं बहुत ज्यादा। देखिए देखिए इसमें एक तो मूल अपराध मुक्त भारत मिशन का संगठन है, ठीक है? हाँ डाल दें। तो एक तो वो है, ठीक है ना। और हमने फिर 21 विधाएं रखी हैं। तो आप रुकिए ज़रा, जी। मैं 21 विधाओं पे जाता हूँ जो हमने इसी ऐप में। आप ऐप से जुड़े हुए हैं क्या, क्राइम फ्री भारत के? ना ना, मैं जुड़ा नहीं हूँ भाई तो साहब, मैं मैं यही तो आपको कह रहा भेज हूँ। दूंगा, तो आप जो है उस लिंक से जुड़ जाइए। तो इसमें जी जो है 21 लक्ष्य हैं जिसके तहत ये भारत बदल जाएगा। आप जो है गुलामों के नियम कानूनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको जो है, जो आज की घटिया वर्तमान जो लाटसाबी व्यवस्था है वो बदल जाएगी। इस ये पारदर्शी भी हो जाएगी, क्षतिपूर्ति भी, इसको क्षतिपूर्ति देना होगी और संवेदनशील भी होगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। 5 सर्टेनिटी के जी तहत भारत जो है अपराध मुक्त होगा। और डिजिटल जी पहचान की सुनिश्चितता के साथ भारत साइबर क्राइम मुक्त भी होगा। जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कहते हैं, उसके तहत संशोधन करके इसे पार्टी विहीन प्रजातंत्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और 2024 का आखिरी चुनाव होगा जो पोलिंग बूथ के माध्यम से हो रहा है। आगे के चुनाव इससे बहुत ज़्यादा पारदर्शी ऐप के माध्यम से होंगे, तो हमारा खर्च भी नहीं होगा। और इसमें चुनाव दो तक लेवल के होंगे। एक जो है ना एमएलए एमपी का होगा, और एमएलए एमपी जो है ना उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे वो परमानेंट रहेंगे 5 साल के लिए। वो जो है विधायिका के सदस्य नहीं रहेंगे। विधायिका में उनके हाँ, बैठने विधायिका में बैठने के लिए उनके लिए सीट होगी, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अभी इन दुष्टों जी ने जी सब अधिकार अपने पास कर लिए हैं। और जनता जो है ना प्रतिदिन जो है बड़ी गुलाम बनती जा रही है। तो इस तरीके की जो है बहुत पावरफुल व्यवस्था है। जो आपकी पेपर करेंसी, चूँकि हम तब तक साइबर क्राइम फ्री भारत कर ही चुके होंगे, तो पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा। तो पेपर करेंसी को छापने से लेकर जितनी दुष्टताएं हो रही हैं उस सब से बच जाएगा, उसका खर्चा भी बच जाएगा। और उसमें 2% की डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस रखी जाएगी। उससे इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज सरकार कमा पा रही है इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और भारत जो क्राइम फ्री भारत है उसमें धन की वर्षा का मॉडल है वो। तो उसकी धन की वर्षा से इतनी धन की वर्षा होगी कि 10 गुना राशि भारत सरकार को अपराध मुक्त भारत मिशन के डिफरेंट जो है ना कंट्रोल से मिलेगी। और इस प्रकार भारत सरकार के पास आज जो पैसा है उसका 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। तो हम अपने देश को कर मुक्त कर पाएंगे। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तब भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होगा। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करते हुए आपके अर्निंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि आप धन कमाने की स्थिति में नहीं हैं तो एक टीम आपके पास पहुंचेगी और आपको धन कमाने लायक बनाएगी। सोच और कार्य की एकता से नशा मुक्त, शाकाहारी और आध्यात्मिक भारत होगा। भारत के एग्रो मॉडल के तहत ये जो रासायनिक विष हैं जो कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं टेस्टिंग। वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जीवा अमृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, जीवाणु, केंचुओं और माइक्रोब के सहारे किसानों की उपज बढ़ जाएगी और लागत कम हो जाएगी। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। और जो वो कर रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, उसमें निरोगी और दीर्घायु करने वाली जड़ी बूटियाँ डाल करके समृद्धि जो है आगे चल के 10 गुना हो जाएगी। तो भारत का किसान बहुत धनी होने वाला है। भारत का फॉरेस्ट एक्ट बदल दिया जाएगा और सरकारी मालिकाना हटा दिया जाएगा। सरकार किसी भी चीज़ की मालिक नहीं रहेगी। सरकार केवल जो है सभी ऑनरशिप कम्युनिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो कम्युनिटी भी उसकी मालिक नहीं रहेगी। कम्युनिटी केवल उसका देख रेख और अच्छा काम करने के लिए है। नेगेटिव काम करेंगे तो जिम्मेवार लोग जेल जाएंगे। जी जी तो इसमें जो है चारों तरफ कंट्रोल लाइन के तहत 10-10 फीट गहरी पानी की खाई खोदी जाएगी और 4 तरीके के फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। औषधि वाले, सुगंधित और ग्रीन फॉडर वाले पेड़ लगाए जाएंगे। सभी गौशालाएं जो है फॉरेस्ट में शिफ्ट कर दी जाएंगी और उनकी संख्या 5 साल के अंदर 10 गुनी की जाएगी। उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, उनको नहाया जाएगा, उनको धुलाया जाएगा, वहाँ पर उनको
भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई जाएगी, उनको मंत्रों के जो है ना उच्चारण होंगे, और उनके घूमने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जिसमें जगह जगह पे उनके खाने की व्यवस्था होगी, और जगह जगह पे उन पर रोक के उनको उनको पूजा करने की व्यवस्था भी होगी। ऐसा जो है ना परिवर्तन होगा। अपराध मुक्त का जो आयुष मॉडल है उसके तहत आयुर्वेदिक और दीर्घायु जड़ी बूटियों और इंटीग्रेटेड औषधि प्रणाली के माध्यम से भारत निरोगी और दीर्घायु बनेगा। प्रोएक्टिव अप्रोच के माध्यम से भारत में कोई जो है ना गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। भारत में किसी को जो है ना पीएम आवास योजना के तहत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोग डिजाइनर्स हाउस में रह पाएंगे। वैदिक व आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास से भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हमारे संविधान ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है, ये इसको प्रथम प्राथमिकता मानते हुए इसे लागू किया जाएगा। इन दुष्टों ने यूनिफॉर्म जो है संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जितने भी कानून बनाए हैं, क्योंकि आपका संविधान कह रहा है कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, इन दुष्टों ने अपने वोट के लाभ के लिए इस संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत कानून बनाए हैं। क्राइम फ्री भारत कह रहा है इन सभी कानूनों को हम भंग कर देंगे। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी और एक कानून बनाया जाएगा जिसके तहत जो है ना गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, और जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वो संज्ञेय अपराध होगा, उसमें 15 साल की सज़ा होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष की, किसी संस्था की औकात नहीं होगी कि वो घटिया बातें करें, धर्म को के माध्यम से तोड़ने की बातें करें, ये किसी की औकात नहीं होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून व उचित सोच व आचरण के माध्यम से आबादी को नियंत्रित किया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम सहित संविधान के व्यवस्था के विपरीत बनाए गए सभी नियम, कानून और व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो वैल्यू एडिशन के आधार पर बनाई जाएगी। बौद्धिक संपदा को जो है सार्वजनिक संपत्ति बनाया जाएगा। आज की जो जुडिशियल घटिया व्यवस्था है, जिसमें जो कि अंग्रेज़ों से इनहेरिट की है, जो भारतीय गुलामों के लिए बनाई गई थी, और हमारे जजेज़ ने उसमें अपने लाभ के लिए कॉलेजियम सिस्टम घुसेड़ दिया। उस कॉलेजियम सिस्टम को बदल के भारतीय जुडिशियल सर्विस लाई जाएगी। जिला जज से लेके ऊपर के सभी लोगों की पोस्टिंग कोई जज नहीं करेगा, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वो अपनी पोस्टिंग स्वयं कर पाएंगे। और इसी तरीके से कोई किसी के ACR नहीं लिखेगा, उसका काम ही उसके ACR लिखेगा, और ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट करते हुए परफॉर्मेंस इंडेक्स का मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी। अब बताइए, सभी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत ये चिंतन बहुत बड़ा किया है। अब आप ये देखिए, इसमें जो है 21 विधाओं के तहत जो है संगठन खड़ा करना है। तो पहली विधा है विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना है, और उसके लिए कहा गया है कि आप विश्वविद्यालय जाइए, कॉलेज जाइए, कोचिंग सेंटर जाइए, हॉस्टल जाइए, और इन लोगों को जो है ना ब्रीफ करिए, उनको जोड़िए और उनकी संस्था को खड़ा करिए। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे शिक्षकों का बड़ा महत्व है। यहाँ तक है कि हमारे उसमें लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लिहाजा शिक्षक जो हैं उनका शिक्षक का संगठन खड़ा किया जाएगा। ऐसे ही जब भी विपत्ति में रहे, भगवान राम को रावण नहीं मार पा रहे थे तो उन्होंने 9 दिन दुर्गा जी की आराधना की, और दशहरा के दिन जिस दिन रावण मरा है, माता दुर्गा उनकी तरफ से लड़ रही थी। तो जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसकी एक विधा जनरित की जाएगी। हर जगह पे मोहल्ला संगोष्ठियाँ की जाएंगी, कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे मातृशक्ति को जो है ना जोड़ा जाएगा, और उनके माध्यम से लोगों को जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। चौथे में व्यापारियों के, हर तरीके के व्यापारियों के अलग अलग जो है ना संगठन क्रिएट किए जाएंगे। सैनिक, सेनानियों, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सभी के लोगों को जो है जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें सम्मान भी मिलेगा और पदों की भूमिका भी दी जाएगी। छठवां है टैक्सी, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला, ट्रक वालों को जो कि शोषण किया जाता है,
उन्हें शोषण मुक्त व्यवस्था दिलाने के लिए उन्हें जोड़ा भी जाएगा और उन्हें पदी जिम्मेवारी भी दी जाएगी। पंच, सरपंच और पार्षद जो विधायक और सांसदों द्वारा प्रताड़ित हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा, ऊर्जित किया जाएगा, उन्हें संगोष्ठियों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उन्हें पदी जिम्मेवारी भी दी जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जो कि शोषित और उपेक्षित हैं, जिनसे बरसों दरियां बिछवाई जाती हैं, कुर्सियां लगवाई जाती हैं, पोस्टर लगवाए जाते हैं, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी कराई जाती है, घर घर जाके वोटर्स को बाहर निकाला जाता है, ये दुष्ट राजनेता उन्हीं को अपनी व्यवस्था से त्रस्त करके रखते हैं जिससे वो उनके चरण सेवक बने रहें। और ये अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बजाय ये दुष्टों को, अपराधियों को, पैसे वालों को टिकट देते हैं। लिहाजा राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको भी जुड़ने की भी पूरा अवसर दिया जाएगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। राइट। और इसके बाद जो है पत्रकार जिनकी कलम को इस घटिया व्यवस्था ने गुलाम बना दिया है और वो अपने पेट के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तो पत्रकारों का भी संगठन खड़ा किया जाएगा। और पत्रकार चूँकि हर जगह घूमते रहते हैं तो वो इन्हीं 21 विधाओं में लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे, लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। 10वां जो है, किसानों को दूषित नीतियों से आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, इनकी आमदनी 5 गुना बढ़ेगी। ये जो है रासायनिक विष से मुक्ति पा जाएंगे, एक कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे, इनको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है भारत इनको मिलेगा, तो किसानों की भी विदा खड़ा करना है। मजदूरों की आमदनी 10 गुना होने वाली है, उन्हें सम्मान मिलेगा, वो डिज़ाइनर हाउस में रह पाएंगे, तो गरीब नारायण स्लम एरिया में रहने वाले भी और मजदूर भी, उन्हें पीएम आवास योजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना किसी के हाथ फैलाए डिज़ाइनर हाउस में रह पाएंगे। इसके लिए मजदूरों का अलग संगठन खड़ा किया जाएगा, स्लम एरिया का अलग संगठन खड़ा किया जाएगा। 13वां है सीनियर सिटीजन, जो आज के जो व्यवस्था में सीनियर सिटीजन का महत्व ही ख़त्म हो गया है। परिवार वाले जो है ना अपने काम में बिजी हैं और जो वरिष्ठ नागरिक है वो इनके अपना समय काट रहा है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो ना जोड़ा जाएगा, उनका संगठन खड़ा किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिक अपने खुद के लिए और अपनी संतानों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भारत पैदा कर पाएंगे। चौथा, समाज सेवी संगठनों को देश के बदलाव में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनका भी संगठन खड़ा किया जाएगा। वकीलों को स्वतंत्र भारत में जहाँ की पूरे नियम कानून और व्यवस्था बदलने वाली है और स्वयं वकीलों पे भी धन की वर्षा होने वाली है, तो वकीलों का भी संगठन खड़ा किया जाएगा। ऐसे ही इंजीनियर्स, जिसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी उन्हें डेवलप करना है, इंजीनियरों का भी संगठन खड़ा किया जाएगा। डॉक्टर को इंटीग्रेटेड पैथी के तहत भारत को दीर्घायु और निरोगी बनाना है, तो सभी विधाओं के डॉक्टर्स को जोड़ा जाएगा। चूँकि भारत को विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड बनाना है, लिहाजा वैज्ञानिकों का भी संगठन खड़ा किया जाएगा। अर्थशास्त्री और चार्टर अकाउंटेंट, चूँकि हमें समृद्ध भारत पैदा करना है, कर मुक्त भारत पैदा करना है, कर्ज मुक्त भारत पैदा करना है, इसमें अर्थशास्त्रियों और चार्टर अकाउंटेंट को भी भूमिका दी जाएगी, लिहाजा उनका भी संगठन खड़ा करना है। 20वां है साधु और संत, जो कि जिनकी ये मूल जिम्मेवारी है कि समाज को जागृत करें और समाज के कल्याण के लिए काम करें, तो साधु और संतों की विधाएं भी खड़ी की जाएगी। अभी हमने संत समाज का जो है क्राइम फ्री भारत का जो संत समाज विंग का उपाध्यक्ष कल ही घोषित किया है। ऐसे ही धर्म स्थल और भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए उन जगहों को पहचान के वहाँ पर भी लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ऐसी 21 विधाएं हैं। मेरा जानना ये है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक हमारे जितनी 21 विधाएं हैं, इस सब विधाओं में कुछ कुछ कार्य हुआ है क्या? लोगों को अभी हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, काम तो जो है ना इनके मॉडल हमने बना के रखे हैं। ये इनका जो अगला काम होगा वो अभी नहीं करेंगे। अभी इनका काम केवल संगठन को खड़ा करना है, लोगों को जोड़ना है। बाकी काम चाणक्य की भूमिका में इन सबको करना होगा, वो जो है सत्ता में आने के बाद करना होगा। तो मुझे आप ऐप से जोड़ो, फिर मैं लोगों को कैसे जोड़ूं इनसे? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो हम आपको अभी SMS से लिंक भेजेंगे, टेक्स्ट मैसेज से, उसको क्लिक करके आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना? ये बात आप समझ गए हैं? नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप उस पर मैसेज व्हाट्सएप पे भेजोगे या उस पर वो
एसएमएस जो से, टेक्स्ट टेक्स्ट, मैसेज से भेजेंगे, एसएमएस से भेजेंगे। अच्छा वहां से मैं उसे फॉरवर्ड करूँ, फिर नहीं वहां नहीं से नहीं उसे नहीं मैं। नहीं नहीं, आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको उस पर क्लिक करके आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। ये पूरा ऐप है जिसमें रोज़ जो है 9 बजे संगोष्ठियाँ भी होती हैं, चर्चाएं होती हैं। अच्छा अच्छा। तो इसको ऐप को जब रात। आप, एक मिनट, एक पूरी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसका पूरा जवाब सुनिए, क्योंकि बिना यदि आप बीच में टोक देंगे तो आप कुछ किसी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। समझ गए सुंदरलाल जी? जी तो आप जो है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो जब आप उसमें ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपको अपना फ़ोटो के ऊपर प्लस साइन दबाए, उसको दबा के अपना फ़ोटो, अच्छा स्मार्ट सा फ़ोटो डालिए, अपना नाम लिखिए और अपने बारे में जितने विस्तार से लिख सकते हो। हमने देखा है कि लोग बाग एक लाइन लिख देते हैं, सामाजिक संगठन, सामाजिक वो फलाना, ये नहीं, पूरा लिखिए, क्योंकि लोग बाग उसी को देख के जानेंगे कि सुंदरलाल जी हैं कौन। ठीक है ना? ये बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें किसी जी तरीके की कोताही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट? जी तो जी अब विस्तार से जी लिखेंगे और अपना पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी हो चुका होगा। तो उसको, जी उस आइडेंटिटी कार्ड आपको कहाँ मिलेगा? आप दोबारा ऐप को खोलिए और उस ऐप में नीचे जो ढेर सारे टैब दिए गए हैं, उसका सबसे बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण टैब है आपकी अपनी प्रोफाइल, जो कि नीचे सबसे दाहिनी ओर है, जिसपे प्रोफाइल लिखा हुआ है। उस पर आप जी क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। तो उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, शेयर ऑन व्हाट्सअप, राइट? तो आप जी व्हाट्सअप में पहले ग्रुप में शेयर कर लीजिए और फिर ग्रुप ख़त्म हो जाए तो इंडिविजुअल को शेयर कर लीजिए। तो आपको जो भी जी मैसेज भेजता रहता है, चाहे वो ग्रुप से भेज रहा हो या इंडिविजुअल भेज रहा हो, एक को भी मत छोड़िए। और ये भी मत सोचिए जी कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप तो भेज दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि मैं जी आपको विस्तार से समझाऊंगा कि हम कैसे पूरे संगठन को खड़ा करेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा जी धैर्य से सुनिए मुझे, ठीक है? तो इसमें जब आप शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप ने आजकल ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप एक बार में 5 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कई में से तो एक जाते हैं। नहीं नहीं, 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। तो जैसे आपने 5 आप। ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया और उसको आपने भेजा, फिर आप फिर से 5 ग्रुप सिलेक्ट करिए और फिर से 5 ग्रुप सिलेक्ट करिए, तो जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में भेज दीजिए। फिर जो ग्रुप जी ख़त्म होने के बाद जो इंडिविजुअल्स आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी भेज दीजिए, राइट? तो जी जो जी दिख रहे हैं आपको, उन सबको आप भेज दीजिए। इसमें यदि आपका जी आधा 1 घंटा लगता है तो उसे पूरे डेडिकेशन के साथ लगाइए, उसमें कोई कोताही मत करिए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ। बिल्कुल नहीं अब करेंगे। सेकंड है, ये कॉपी लिंक है। इसका लाभ हम तब बताएंगे जब आप लोगों को संगठन में बड़ा आयोजन करेंगे, उस समय जो है ना इसका कॉपी लिंक इसको आप पेस्ट कर पाएंगे, तो उस समय इसका उपयोग होगा, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। तीसरा इसमें है जी शेयर ऑन मीडिया। तो जो है उससे आप जी फेसबुक, इंस्टाग्राम या जहाँ भी जुड़े हैं, ट्विटर विटर में, तो उन सब में यहीं जी से आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यहीं से आपका लिंक चला जाएगा, राइट? जी जी अब इस लिंक जी की महिमा देखिए। आपकी लिंक से जो जुड़ेगा, आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ये व्यवस्था आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगी, केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पर, राइट? जी जैसे ही जी आप 3 को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाएगी। 5 को जोड़ने जी पर आपको ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 पे जोड़ने पर वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाएंगे। और जब आप जी राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हुई। आपको संगोष्ठियाँ करके, लोगों को संगठन खड़ा करके, जगह जगह पे आयोजन करके, अनुष्ठान करके लोगों को जोड़ना है। और ये चंद्रगुप्त की जो है ये मेरिट लिस्ट है, और ये मेरिट लिस्ट खुलेगी जिस समय जो है चुनाव घोषित होगा। तो जैसे यदि मध्य प्रदेश के 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश का जी जो ये मेरिट लिस्ट कब घोषित होगी? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राइट? और ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनको चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। और क्राइम फ्री भारत का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसके पास पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरे जो हाथ से निकाल के जो है ना उसे विधायक का टिकट दे देगा। इसके बाद उसे लगातार इसी तरीके से लोगों को जोड़ते रहना है, संगोष्ठियाँ करना है। और वो जो है विधायक का नामांकन भरा है, लेकिन इस दौरान भी वो अपना कोई प्रचार विचार नहीं करेगा। वो केवल लोगों के पास पहुंचेगा कि भैया ये अपराध मुक्त भारत है, 21 लाख लक्ष्यों के साथ
आपका भविष्य बदलने वाला है। आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो जुड़ जाइए, राइट। और जो जुड़ेगा उसके जो है संकल्प में, शपथ में लिखा हुआ है कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त घोषित होगा, जिस दिन घोषित होगा, जिस दिन उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, हम छत पे चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि सुंदरलाल मौर्य मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ जिताऊंगा और पोलिंग बूथ क्रमांक हमारा फलाना है, ईवीएम मशीन में इनका नंबर फलाने पे है, हम जो है संकल्प के साथ इनको विजयी बनाएंगे। इनकी जो पेपर ट्रेल है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे और जैसा हमने पहले समझाया है कि कोई गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। अब बताओ, इस मॉडल के तहत जब 80% मतदाता छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला रहे होंगे और कह रहे होंगे कि सुंदरलाल मौर्य मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? जरूर पूछेगा। और जब आप उसे बताएंगे कि भैया ऐसा क्राइम फ्री भारत है जिससे हमारा इतना कल्याण होने वाला है, तो वो कहेगा बाकी लोग भी भाड़ में जाएं, हम भी छत पे चढ़ रहे हैं और सुंदरलाल मौर्य हमारा भी चंद्रगुप्त है। कहेगा कि नहीं कहेगा? निश्चित निश्चित। जब ये हो रहा होगा और सब जगह ताली बज रही होंगी और वो चल रही होंगी, तो उसको देख के इन राजनेताओं के मनोबल की क्या स्थिति होगी? क्या इन्हें चुनाव प्रचार में निकलने का साहस होगा? ये टिकट भी नहीं भर पाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। करेक्ट। क्या ये आम सभाएं ले पाएंगे? नहीं, कैसे लेंगे? जाने वाले तो यही लोग हैं। ये लोग सवाल भी करेंगे, जाएंगे तो सवाल भी है कि जाएंगे और हुटिंग करेंगे। हुटिंग करेंगे या सवाल करेंगे? अरे वही कहेंगे कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, ये कहेंगे ना। 75 सालों में हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून क्यों थोप के रखे? और एक बात और होगी, हाँ, रूलिंग पार्टी का जाएगा तो उसे विरोध करेंगे, हारा हुआ जाएगा उसे विरोध करेंगे। भैया तुमने तो बड़ा जुल्म करा, अब तक हमें तो पता ही नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो टीवी डिबेट पे जो मुग्गे बैठते हैं, जो पत्रकार जो है ना, चारों तरफ जो हो रहा होगा, थाली बज रही होंगी, दीपक जल रहे होंगे, जब इसका प्रसार चारों तरफ होगा तो ये टीवी चैनल पे बैठ के जब इनसे पूछा जाएगा नेताजी आपको क्या कहना है, तो नेताजी का सर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो हम कुछ नहीं कह रहे, अब तो ये कहेंगे चुनाव कर रहे हैं, पहले जब बोलेंगे करेंगे भी। तो सुंदरलाल मौर्य जी, आप बताइए कि आप क्या संगठनात्मक जानकारी जो है जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? फिलहाल तो मैं जो जोड़ने की बात कही है आपने, मैं जुड़ूंगा भी। जिम्मेदारी तो जुड़ने पे आपने उसका तो सिस्टम बना दिया आपने। नहीं, और क्या बताइए? कह रहा हूँ कि चूंकि आप पेंशनर हैं और आप जो है किस बैकग्राउंड से, आर्मी के बैकग्राउंड से हैं? नहीं, मैं प्लानिंग यूपी गवर्नमेंट का राजपत्रित अधिकारी रहा हूँ। अच्छा, जिला स्तरीय अधिकारी, करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो किसी भी विधा को ले सकते हो। मेरे ख्याल से युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ने वाली विधा से कोई से आप जोड़िए। तो आप जो है किस स्तर पे उत्तर प्रदेश में काम करना चाहेंगे? आपका जिला कौन सा है? जिला हापुड़ है जी हमारा। हैं? हापुड़? हापुड़ एनसीआर का जिला। अच्छा, एनसीआर का जिला है हापुड़। ये क्या गाजियाबाद के पास है? हाँ, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है गाजियाबाद से। ओके। तो आप जिले की जिम्मेवारी चाहेंगे? आप ये बताइए, आप विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोड़ने की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? हम तो आम आदमी की लेने को तैयार है, जिसमें विद्यार्थी भी हो, सब हो, जनरल वाली कोई जिम्मेदारी हो तो जो चाहे विद्यार्थी। अपन ने बांट दिया है, तो अब उनमें से जो है हमने आपको सभी विधाएं बता दी हैं। तो आप किसानों की ले सकते हैं, आप जो है स्लम एरिया की ले सकते हैं, आप विद्यार्थियों की ले सकते हैं, आप शिक्षकों की ले सकते हैं, क्योंकि हम फिलहाल में सीनियर सिटीजन्स को ही रखो आप हमारे साथ, और भी लोगों को जो करेंगे। हम और भी लोगों। करेक्ट, बहुत सुंदर। अब बताइए, सीनियर सिटीजन के लिए एक मिनट, अभी मुझे अपने लॉजिकल एंड पे मुझे ले जाने दो चीज़ों को, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन की आप किस स्तर की जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं? सीनियर सिटीजन की तो हम प्रदेश की भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो राज्य स्तर पर क्या मैं आपको उपाध्यक्ष का पद दूं? नहीं, उपाध्यक्ष का पद वो दो। तो उपाध्यक्ष का दें या सहायक उपाध्यक्ष का दे दें? ना, मुझे ये दोनों पद पसंद नहीं है मुझे। फिर तो मैं वॉलंटरी काम करता रहूंगा। मुझे नहीं, देखिए, यदि आपको पद मिलेगा
तो आप जिम्मेवारी महसूस कर पाएंगे और मैं आपसे अधिकार पूर्वक पूछ पाऊंगा कि भाई साहब आपने किया क्या है। यदि आप किसी पद पे नहीं, नहीं अब रहेंगे तो, अब मेरा देखो जैसे मिनट, यदि आप किसी पद पे नहीं रहेंगे तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं, राइट। और हाँ यदि हाँ आप पद स्वीकार करेंगे तो मेरा हक बढ़ जाएगा एज ए प्रेसिडेंट आपके ऊपर। नहीं, आपका हक तो मैं माफ कीजिए, जब मैं आपसे जुड़ गया तो आपका हक कई गुना वैसे ही रहेगा, है ना। अच्छा, नहीं लेकिन हम आप फिर भी आप चाहते हैं कि आप कोई तो पद आपसे आप आप उसी अधिकार से मुझे आप गाइड करें, इंस्ट्रक्ट करें, समझे ना। तो मुझे पद तो फिलहाल, हाँ हाँ, मैं ये पदों की मेरे पे कमी, नहीं, मैं पद बस। मैं यदि आप चाहें तो मैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक का जो है आपको उपाध्यक्ष का पद देना चाहूँगा। और हमने जो व्यवस्था की है वो उसको हम 2 महीने का परीक्षाधीन कहते हैं, राइट। अभी परीक्षाधीन। आप मुझे उपाध्यक्ष फिलहाल ना बनाइए, मेरा रेस्पॉन्स देखिए, मैं कितनों को जोड़ पाता हूँ, तब आप दे नहीं दीजिए तो कोई इसलिए कोई, तो आपको है ना। प्रोबेशनरी बना रहे हैं ना, उसमें प्रोबेशन वर्ड भी जुड़ा हुआ है। नहीं वो यदि आपका प्रोबेशन, काम ढीला रहेगा तो आपका प्रोबेशन 2 महीने से बढ़ के फिर 2 महीने और बढ़ जाएगा। और फिर ढीला रहेगा मेरा तो हम आपसे पूछेंगे भी और कहेंगे कि भैया ये प्रोबेशन का काम खत्म करो भाई। मेरी आपसे आग्रह है कि मुझे प्रोबेशन पे ना रखो आप। मैं अपने कार्यों को चलिए तो बिना मैं आपको प्रोबेशन। एक मिनट मैं आपको जो है वरिष्ठ नागरिकों की कार्यकारिणी समिति, राज्य स्तर की कार्यकारिणी समिति का सदस्य घोषित करता हूँ, ठीक है ना। सदस्य में तो नहीं, कोई मुझे प्रॉब्लम कुछ, नहीं है। मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं यूं ही रहने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मुझ पर नहीं मैं नहीं, आप मैं जो, आपको जिम्मेवारी से कल मैं पूछूंगा कि 24 घंटे में क्या काम किया। देखो मेरा उसमें स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है कि यदि मैं आपको स्वार्थ, पद दूंगा तो मैं कल आपसे पूछूंगा कि भाई साहब 24 घंटे में मौर्य साहब आपने किया क्या है तो बताओ मुझे। अभी मैं आपको आपका ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, आप मुझे 11 जुलाई तक का समय दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम आपको जो है पदी जिम्मेवारी, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आपकी कोर जिम्मेवारी वरिष्ठ नागरिक रहेगी और सब्सिडरी हाँ जिम्मेवारी युवा और विद्यार्थी और हाँ, शिक्षक रहेगी। राइट, क्योंकि उन जी जी जी, ये प्लानिंग में रहते हुए आपको स्कूल और कॉलेज वगैरह सबको हैंडल करने का मौका मिला है। तो ये 3 जिम्मेवारियों को हम अनौपचारिक रूप से आपको देना चाहते हैं। ये ये खैर स्वीकार है आपका सब कुछ, है चलिए, ना। चलिए तो मैं मैं बात, आपको लिंक भेज रहा हूँ। और अनौपचारिक जिम्मेवारी स्वीकार करने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वो मेरी नेशनल ड्यूटी है, उसके लिए मैं आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद नहीं कीजिए, वो नेशनल ड्यूटी है मेरी। थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।